पॉलिटिकल की सीरीज में हमने जो पहले चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसका कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, यानी कि ऐतिहासिक जो चरण थे वो हमने पढ़े थे। ठीक है, राइट नाउ हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। हम जानते हैं भाग 3 के अंदर संविधान के और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक शामिल है हमारे मौलिक अधिकार, जो हमारी राजनीतिक लोकतंत्र की धारणा को मजबूत भी करते हैं और सत्तावादी शासन और कठोर शासन को प्रतिबंधित करने में राज्य की घुसपैठ, लोगों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, है ना। सो इन अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है आखिर। ठीक है, तो बेसिकली वह मौलिक है क्योंकि वह किसी व्यक्ति के समग्र विकास यानी कि भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मौलिक मतलब होता है मूलभूत। ठीक है, मौलिक मतलब होता है नीडेड चीज के, इसके बिना नहीं हो सकता गुजारा। बिल्कुल सेम हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो ये अधिकार जो संविधान में दे रखे हैं वो मौलिक इसलिए क्योंकि इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, मौलिक कहा गया है। ठीक है, अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लिखित संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी देता है, जबकि सामान्य कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है। जो कानून है वो अधिकारों की रक्षा करता है, पर संविधान मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी भी देता है और उन्हें लागू भी करता है। ठीक है, तो कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामले में निचली अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है या उच्च अदालत में। अगर तुम्हारी कानूनी अधिकार, जैसे तुम्हें प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली है, ठीक है, तुम्हें मारा, तुम्हें डिफेम किया, तुम्हें गलत बोला, तो तुम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, निचली अदालत में। कहाँ पर, निचली अदालत में जा सकते हो या फिर उच्च यानी कि हाई कोर्ट में जा सकते हो बस। पर मौलिक अधिकार एक प्रकार ऐसा है आपके पास जिसमें आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप कहोगे कहाँ लिखा है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए लिखा हुआ है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन दायर कर सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत आपका अगर कोई मौलिक अधिकार, जैसे कि किसी ने आपके साथ अनइक्वालिटी करी है, आपकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाई है, ठीक है, आपको आपके धर्म की उपासना करने से रोका है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना हमें, इसलिए तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी पिटीशन को फाइल कर सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। हालांकि भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तुरंत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ले जाया जा सकता है ना, ये लिखा हुआ। ठीक है, कानूनी अधिकारों को एक साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है, जबकि अगर कानूनी अधिकार लग रहा है कि भैया ये हमारे लिए हनन है या कुछ गलत है, तो उसको साधारण हम क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। वो सरकार जो है एक विधेयक लेकर आएगी, एक बिल लेकर आएगी, किसके तहत लाएगी, 368 आर्टिकल के तहत। लिख लो, आर्टिकल 368 जो है वो क्या कहता है हमसे कि संसद को संविधान में या कानून में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। पर बेटा पर ध्यान से सुनो, 368 के तहत संसद संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन तो कर सकती है, पर जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार है ना बेटा, उनको नहीं कर सकती है ये कुछ भी। ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, उनको ये हाथ भी नहीं लगा सकती है सरकार, फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकती। इसके लिए हम कई केस लॉज देखते हैं, है ना, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि देखो नहीं कर सकते हो, तुम फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो जैसे केशवानंद भारती मामला हो गया, मिनर्वा मिल्स हो गया, गोलकनाथ हो गया, ये सारे मामले हमें बताते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से ये सब डिफरेंट है। ठीक है, साधारण प्रक्रिया से जो कानूनी अधिकार है उसको तो भी हम चेंज कर सकते हैं, पर आपके जो मौलिक अधिकार है उसको सरकार चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, और जबकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में संविधान के संशोधन के बिना नहीं बदला जा सकता। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं बल्कि योग्य अधिकार है। भारत में असाधारण मामलों पर सरकार द्वारा लगाई गई सीमाएं लागू होती हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखना, और तो और सार्वजनिक शालीनता और व्यवस्था के हित में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्धारित करते हैं।
मतलब ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकार में डॉक्टर थॉमस बोनहाम बनाम कॉलेज ऑफ फिजिशियन, ठीक है, फिजिशियन बोर्ड मामले में क्या था इसमें क्या था बेटा कि लॉर्ड कॉक जो थे उन्होंने न्यायिक समीक्षा की धारणा को पहचानने वाले पहली व्यक्ति थे। अब भाई ये न्यायिक समीक्षा क्या होती है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या है ये न्यायिक समीक्षा। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा कोर्ट बेटा, सुप्रीम कोर्ट, कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है बेटा, जो आपका एससी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करता है, जब कोई कानून बनता है ना, तो वो उससे पहले क्या करता है, कानून बनने के बाद, कानून बना जब बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसका एक काम होता है क्या करना, जुडिशियल रिव्यू करना। मतलब ये जो कानून बना है उसको मैं एक बार देख लूं कि क्या ये कानून सही बना है या नहीं बना। उसका काम होता है कि वो एक बार उस कानून को देख ले कि क्या वो कानून सही बना है या नहीं बना, है ना। तो उसको पढ़ लेता था, कानून को पढ़ लेता है, ठीक है, और उसपे अगर वो सही है और किसी के अधिकारों के उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो वो कह देता है ठीक है, ये ठीक है, इसको आप लागू कर सकते हो। मतलब वैसे तो ये शक्ति नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो बताए कि लागू कर सकते हो या नहीं, पर वो कमियां निकाल देता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है न्यायिक समीक्षा, के न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाना। और ये प्राथमिक सिद्धांत है कानून सर्वोच्चता का, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास किसी कानून को क्या नाम है, असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने की शक्ति है कि ये कानून क्या है बेटा, अमान्य है, या फिर ये कानून क्या है, असंवैधानिक है, और तो और किसी भी अनुच्छेद के साथ में विरोधाभास बिंदु पर असंगत है। यानी कि ये जो कानून है ये आपका असंवैधानिक है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है और ना लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो संविधान में ना लिखने के कारण फिर भी आपने कानून बनाया तो ये गलत है, सरकार को बता सकता है। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग विधायी और कार्यकारी दोनों शाखाओं के विरुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी चलाती है, जैसा तैसा कुछ भी कानून ले आती है। जैसे अगर मैं उदाहरण देखूं कैसा कानून बेटा, जैसे आपने देखा होगा 2014 में एक सिस्टम आया था, लिख लो चाहे इसको, इम्पोर्टेंट है। उसका नाम था NA, एक मिनट, NAJC, ठीक है, ये था। ये क्या था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके थ्रू उन्होंने बोला, संसद ने बोला कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो हटा के जजों की नियुक्ति हम इससे करेंगे। तो जजेस ने क्या करा बेटा, 2015 में बताया कि ये क्या है, ये असंवैधानिक है। इन्होंने इस कानून को बताया कि असंवैधानिक कानून है, तो आप इस पे ध्यान ना दें, ये असंवैधानिक कानून है। इसीलिए उन्होंने इसको रद्द कर दिया और कहा कि जो हमारा कोलोजियम सिस्टम है वही चलेगा, आपका कानून नहीं चलेगा ये वाला, ठीक है। 2015 में उन्होंने इसको रद्द कर दिया, ठीक है, किसने, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। डन। तो वो इनके पास ये है कि अगर कोई कानून या कोई विधेयक बन रहा है, उसमें अगर कुछ भी ऐसा है कि क्या है बेटा, अगर कुछ भी ऐसा है कि मतलब कुछ गलत है या ऐसा है कि असंवैधानिक है, तो वो ऑलरेडी उसको क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि ये घोषित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है न्यायिक समीक्षा। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, बिकॉज न्यायिक समीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ईदर यूपीएससी और एसएससी। everyone should know about it कि what is न्यायिक समीक्षा, what is judicial review। देन और राज्य संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून नहीं बनाते। इस धारा के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन सीमा तक अमान्य है। क्या मौलिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है, गोरखनाथ बनाम राज्य में हम देखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने नवी अनुसूची के कुछ अधिनियम जोड़े, और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि मौलिक अधिकार को संविधान के आध्यात्मिक दर्जा प्राप्त है, इसीलिए संसद सहित प्राधिकरण उनमें संशोधन नहीं कर सकते। और सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में घोषित किया कि
जो मूल संरचना है उसमें आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मूल संरचना क्या होती है बेटा, ये भी देख लो। संविधान की मूल संरचना किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय ने बताया, हमने नहीं बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया। क्या बताया? कि धर्मनिरपेक्षता। लिखो अभी मूल संरचना, धर्मनिरपेक्षता। दूसरे नंबर पे लिखो लोकतांत्रिक राष्ट्र मतलब लोकतंत्र व्यवस्था। और तीसरा लिखो मौलिक अधिकार। ये तीनों चीजें हमारे संविधान की मूल संरचना के अंदर आती हैं, जिसको कोई भी नहीं उखाड़ सकता, कोई भी नहीं फेंक सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसके साथ में। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1973 में ही फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी सरकार इसके खिलाफ जाकर नहीं बना सकती है कानून वगैरह। ठीक है, कुछ अब ये भारतीयों के मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषता है, कुछ पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि अन्य सभी लोगों को कवर करते हैं, जैसे जिसमें नागरिक विदेशी कानून संस्थाएं है ना, ये सारे सब क्या है हमारे मौलिक अधिकार है। अब आ जाओ डायरेक्ट टॉपिक पर कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला आपका है समानता का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, लिख लो इसको भी, है ना। दूसरा है आपका, पहला है आपका समानता का अधिकार, ठीक है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। समानता के अधिकार बता रखा है कि समानता का अधिकार हमें बताता है कि भारत की जो सरकार है उसकी कानून की नजर में सब समान है, कोई ऊंची जाति का कोई नीची जाति का नहीं है, कोई काले गोरे के नाम पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोग क्या है, इक्वल है। एवरी सिटीजन आर इक्वल ऑन फ्रंट ऑफ ऑन द गवर्नमेंट लाइक एंड लॉज। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें बताता है, समानता का समझ में आया। अब स्वतंत्रता का अधिकार हमें बताता है कि भारत के सभी नागरिकों को कहीं पे आने की, जाने की, रहने की, खाने की, पीने की, बोलने की, सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, बस ये होना चाहिए, अगर आप बोल रहे हो तो किसी को गलत ना बोलो, डिफेम ना करो, गाली ना बको, क्योंकि वहां पर आपके ऊपर डिफेमेशन का केस भी हो सकता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो आप उसके विरुद्ध जा सकते हो। आर्टिकल 20 से लेके आर्टिकल 24 तक लिखा हुआ ये अधिकार। जैसे शोषण कहते कि आपकी शादी की उम्र नहीं है फिर भी पेरेंट्स जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, आपकी पढ़ने की उम्र है, आपको पढ़ाई करनी है, पेरेंट्स शादी करा रहे हैं, तो आप क्या करो, कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हो कि मेरे साथ शोषण हो रहा है। आपकी काम करने की उम्र नहीं है फिर भी पेरेंट्स ने काम पर भेज दिया, तब भी आपके साथ शोषण हो रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें बताता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक लिखा हुआ है कि हर किसी को अपना धर्म अपनाने की, अपना धर्म त्याग करने की, धर्म की उपासना करने की, अपनी रैली निकालने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की, स्वतः किस तरीके से शांतिपूर्वक। ठीक है, सबको अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, एवरीवन एवरीवन हैव अ राइट टू एजुकेशन। सबके पास राइट है, सबके पास अधिकार है कि वो एजुकेशन हासिल करे, वो स्कूल में जाए, वो पढ़े, वो बहुत नॉलेज ले। ठीक है, और सांस्कृतिक अधिकार के हम अपनी संस्कृति को फॉलो करें, हमें साड़ी पहननी हम साड़ी पहने, हम सूट पहनना हम सूट पहने, हमें चिकन खाना हम चिकन खाएं, हमें दाल खानी हम दाल खाएं। दीज आर संस्कृति ना, कल्चर ना, ये हमारा कल्चर है। तो एवरीवन हैव अ राइट क्या, कि वो अपनी संस्कृति को अपना सकता है। ये कौन कहता है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 29 से 30 तक कहा गया है। ठीक है, कि हमें जो मर्जी हम वो कवर कैरी अप कर सकते हैं, ये हमारा कल्चर है, हमारे ऊपर है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना आपको कि रिट जारी करता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, रिट कैसे होते हैं बताऊंगी आपको वो भी। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट डालेगा और तुम्हें अधिकारों की उपलब्धि कराएगा। इसको ही हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कह रहा है ये अधिकार? ये अधिकार कह रहा है कि अगर इनमें से इतने जो आपके अधिकार हैं, ठीक है, इन सब अधिकारों में से अगर कोई एक अधिकार का भी उल्लंघन होता है तो जाओ, जाकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ना कि सिर्फ हाई कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ। क्या कहोगे वहां पे, हम आर्टिकल किसके तहत आए, यहाँ पर कौन सी पिटीशन दायर करने आए, साफ कहना कि हम आर्टिकल 32 के तहत आए। किसके तहत आए हम? आर्टिकल 32 के तहत। किस चीज के लिए? कि हमारे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हमें पिटीशन डालना है, हमें इंसाफ चाहिए। किस आर्टिकल के तहत आए? 32 के तहत। ठीक है, 32 के तहत। संविधान आपको, संविधान कह रही हूँ आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, वो आपको फैसला दिलाएगी, वो आपको इंसाफ दिलाएगी। ठीक है,
डन। एक और चीज पढ़ना है, 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को, जो संवैधानिक ये जो मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार भी इसमें शामिल था, इसको क्या कर दिया था बेटा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में इसे कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, 300A के अंदर कानूनी अधिकार बता दिया था इसको, संपत्ति के अधिकार को। बस मौलिक अधिकारों में इतना ही है, कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका मौलिक अधिकार। एंड देन इसके नोट्स बना लो। ठीक है, क्वेश्चंस के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। देन बस इसको अच्छे से करो, जितना हो सकता है अच्छे से करो। ठीक है, और छोटी छोटी चीजों को याद करो, इसके भाग, इसके अनुच्छेद। ठीक है, एवरीथिंग आपको लर्न करनी है। डन, इससे ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कल।